दोस्तों लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी पोस्टमार्टम डिप्रेशन में, उस वीडियो में ये लंबे लंबे मैसेज, ये लंबे लंबे 1 किलोमीटर के जो मैसेज बहुत सारी महिलाओं ने मेरे लिए लिखा था। भाई मैं रात रात को पढ़ के रो रही थी। इतना तो मेरा पति ने ही सपोर्ट किया। ये कौन है, ये कौन है देवियाँ अप्सराएं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। मैं क्या बताऊँ, अगर मेरा मन करे ना मैं तुम सबका गुच्छा बना के गले लगा के चुम्मा दे दूँ तुम सब महिलाओं को, सिर्फ महिला हैं। अब एक बच्चे की माँ हो गई हूँ दोस्तों, थोड़ा मर्यादा में रहना पड़ता है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले अपनी नौकरी बताती हूँ। जब मैं थी 20 साल की दोस्तों, मेरे कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। उसके बाद कॉलेज वाले भी लात मार के भगाने वाले थे। तब तक मैं सोचा मैं अपना जुगाड़ कर लेती हूँ। तो दोस्तों जो मेरी पहली नौकरी लगी थी वो एक जिम में लगी थी, जहाँ पे मैं एरोबिक्स सिखाती थी। वहाँ पे मेरी तनख्वाह थी दोस्तों 4000। अब तो बोलोगे 4000? दोस्तों मेरी माँ मुझे देती थी महीने के 500 पॉकेट मनी, महीने के 500 पॉकेट मनी दोस्तों। ऊपर से हिसाब भी मांगती थी कि कहाँ खर्चा किया है। 4000 दोस्तों मेरे लिए ऐसा था कि ओ माय गॉड, 4000 में तो मैं घर परिवार सबको त्याग सकती थी। मैं तो सोच लिया भैया अब तो मैं कमाने लग गई बहुत पैसा, अब मुझे मेरे परिवार की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुझे फील होता था 4000 जब आते थे। 4000 प्लस जो जिम का ओनर था दोस्तों, उसका जो लड़का था अखंड नालायक था। तो उसके माँ बाप ने मुझे बोला था कि इसको ट्यूशन पढ़ा दो इंग्लिश का, मेरा बच्चा इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है। वो लोग प्रॉपर देसी फैमिली थे। तो दोस्तों मैंने 1 महीना पढ़ाया, फेल हो गया बेचारा। मैंने पैसे के चक्कर में पढ़ाया दोस्तों कि चलो महीने में 1000 रुपये और मिल जाएंगे ट्यूशन के। दोस्तों उसको क्या ही पढ़ाती, वैसे था वो बहुत नालायक। उस हिसाब से तो उसके 5000 एक्स्ट्रा बनते थे, इतना नालायक बच्चा था। पर दोस्तों उसने इंग्लिश तो क्या ही सीखी, मेरी जितनी इंग्लिश आ रही थी वो भी खराब हो गई। तो उस 4000 में मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आ गया था, मुझे लगा था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं उतने में ही बहुत खुश थी। तो धीरे धीरे करके दोस्तों जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, तो उसके बाद मेरा एक जैसे तैसे जुगाड़ करके किसी एक न्यूज़ चैनल में मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिला। मैंने दोस्तों 3 महीने फोकट का काम किया, अपनी जेब से पैसे डाल के जाती थी वहाँ पर, काम करती थी। ऊपर से वहाँ का जो माहौल था वो दोस्तों बहुत ही बेकार माहौल था, बहुत बेकार माहौल था। वहाँ पर जितने भी लोग थे मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आते थे, सिवाय 1-2 को छोड़ के। बहुत ही बेकार माहौल था उस चैनल का। फिर भी मैंने 3 महीने जैसे तैसे वहाँ पर काम किया दोस्तों। तो मैं बहुत खुशी खुशी बताती थी मम्मी पापा को कि मैं न्यूज़ चैनल में काम कर रही हूँ, मेरा इंटर्नशिप चल रहा है वहाँ पे। फिर 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे एज अ असिस्टेंट प्रोड्यूसर रख लिया। तो वो तनख्वाह थी मेरी 9000। अब 4000 से दोस्तों सीधा 9000, अब 4000 से सीधा 9000। अब मैं और अमीर हो चुकी थी, मेरे अंदर और घमंड आ चुका था। पर दोस्तों फिर भी दिक्कत होती थी क्योंकि 4000 तो कमरे का किराया ही होता था, और 3000 मान लो खाने पीने का कभी थोड़ा ज़्यादा, तो बचता मेरे पास कुछ नहीं था। तो दोस्तों पूरे 1 साल मैंने वहाँ पर काम किया। फिर मैंने जिस दिन रिज़ाइन दिया, वो रिज़ाइन जब मैंने दिया उस टाइम मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। उस रिज़ाइन को देने का क्या रीज़न था मैं तुम्हें बताती हूँ। वहाँ के जो लोग थे बुढ़े थे। देखो जब मैं न्यूज़ चैनल में थी यंग लोग भी थे, पर ज़्यादा जो सीनियर हायर पोजीशन में थे वो सब बुढ़े थे, ठीक है, बूढ़े लोग थे या हमसे काफ़ी ज़्यादा एज्ड थे दोस्तों। उनमें से 2-4 बुढ़े तो वैसे ही ठरकी थे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा चैनल है ना, मेरे न्यूज़ रूम वाले लोग देखें, ताकि मैं उनको बताऊं कि कितना गंद जगह आप लोग काम करते हो। तो मैं जिस न्यूज़ चैनल में थी वहाँ पर बहुत सारे बुड्ढे थे जो कि बहुत ज़्यादा ठरकी थे, ठीक है। वो पहले बात तो गुटकेबाज भी थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे खुंदक इस बात की आती थी, मुँह में गुटका डाल के बात करते थे। मतलब वो दारूबाज भी थे, ठीक है। और ऐसे लोगों को अपना सीनियर बोलना, ऑन ड्यूटी दे यूज टू हैव ड्रिंक्स, दे यूज टू हैव गुटखा ऑन ड्यूटी। और ऐसे लोगों का सीनियर, हमारे सीनियर होना और उनकी बात मानना इज लाइक कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रश करना। पर पैसे भी चाहिए ही थे। अब तुम सोचोगे कि यार मैंने 1 साल पूरा ऐसे माहौल में काम किया जहाँ पर आपको मतलब एज अ एम्प्लॉय नहीं, एज अ नौकर टाइप का ट्रीट करते थे। वहाँ का जो ओनर भी था दोस्तों, ओनर भी था, वो भी बहुत ही घमंडी एटीट्यूड में था। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपना कंप्यूटर में काम कर रही थी, अपने डेस्क पे बैठ के काम कर रही थी। तो वो घर से आके मेरे सामने से गुजरा, ठीक है। आई वॉज बिजी इन वर्किंग, और सभी लोग खड़े होके उसको विश करने लग गए काम धाम छोड़ के, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उस टाइम नई थी, कुछ महीने ही हुए थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो यहाँ से गुजरा। तो थोड़ी देर बाद मेरे डेस्क पे फ़ोन बजता है, ठीक है। मैंने फ़ोन उठाया तो बॉस ने मुझे बुलाया
और मुझसे पूछने लगा तुम जानती हो मैं कौन हूँ। मैंने देखा कि मैंने कहा एमडी हो। तो उसने कहा आपको इतनी तमीज़ नहीं कि आप जब मैं यहाँ से गुजरूँ तो आप खड़े हो, सब मेरे को विश कर रहे थे, आप क्यों नहीं खड़े हुए। मैंने कहा ओ इज्जत के भिखारी। दोस्तों उस टाइम तो मैं कुछ कह नहीं पाई। मैं इतनी शर्मिंदा हुई खुद को लेके कि मैं किस आदमी इस लायक हूँ कि ये मेरा मालिक हो, है जो मुझे इज्जत की भीख मांग रहा है, जिसको लग रहा है कि ये मुझे महीने के कुछ पैसे दे रहा है तो इसने मुझे खरीद लिया है। मैं जब इसका मन होगा हमें उठाएगा, जब मन होगा ये बिठाएगा। भाई अगर तूने किसी को काम में रखा है गधे के पिल्ले, तू चैनल का हेड है, तू कुछ भी है, तू प्रधानमंत्री है, ऑन ड्यूटी अगर मैं अपना काम कर रही हूँ, तुझे तो मेरे को अवार्ड देना चाहिए कि यार ये बंदी कितने फोकस से काम कर रही है, इसके आसपास कोई गुजर रहा है इसको पता ही नहीं लग रहा है। वाह, तुझे मेरी सैलरी बढ़ानी चाहिए थी कि कितनी फोकस्ड लड़की है। उस बेचारे के पुट्ठे में इतनी मिर्ची लग गई कि मैं उसके गुजरने से खड़ी नहीं हुई। तो इंडिया में अक्सर मैंने देखा है कि किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई बड़ा अधिकारी है या बड़े लोग हैं या अच्छी पद पर है, अच्छी पोजीशन पे है, तो उसको घमंड आ जाता है, वो दूसरों को समझने लग पड़ता है। भूख ही लगी क्या दोस्तों, इसको भूख लगे, इसको खाना खिला के आते हो भाई तुम। तो दोस्तों मैंने इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन देखे हैं जहां पर ना एम्प्लॉय को सोचते हैं कि ये तो हमारे नौकर हैं। भाई उनको इतना नहीं पता कि अगर आप कोई बिजनेस खड़ा करते हो तो आपके एम्प्लॉय से ही बिजनेस अच्छा होता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा बिहेव करोगे, एक परिवार की तरह रहोगे, तो आपका बिजनेस भी डेफिनेटली ग्रो करेगा। उनको लगता था कि हम इनको पैसा दे रहे हैं, अब तो इनको हमें जी मालिक जी हुजूरी करनी है। और वहाँ न्यूज़ चैनल में बहुत ऐसे थे लोग जो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जो बॉस के आसपास इर्द गिर्द घूम के ऐसा दिखाते हैं, सर हम तो आपकी बहुत टेंशन करते हैं, आपके काम को हम दिल से लेते हैं। तो मैं तुम सारे चमचों को बता दूं, है काम दिखता है, काम बोलता नहीं है, काम की कोई जबान नहीं होती। आप जो काम करते हैं उसका फल आपको तुम्हारा मालिक नहीं देता है, ऊपर वाला देता है। तो इसलिए काम को एक तरह से धर्म की तरह करो। और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अगर हम अच्छे ऊंचे पद पर हैं, बहुत लोगों को ऐसा घमंड हो जाता है कि अगर हम अच्छे पोजीशन में हैं तो हम एटीट्यूड दिखाएंगे। भाई मैं अच्छा हूँ, अच्छी बात होती है दोस्तों, अच्छी बात है, ये स्वाभिमान होता है। अब मैं ही अच्छा हूँ, सब बेकार हैं, लुल हैं, एक नंबर के, ये अभिमान है, बचा जाए इससे दोस्तों। तो अभिमान जैसी चीज इंसान को यूं चूर कर देती है दोस्तों। अगर अभी भी मैं आप लोगों के सामने कल परसों मेरे मिलियंस फॉलोअर हो जाए और मैं आपको एटीट्यूड दिखाऊं, मेरा 2 दिन बिजनेस नहीं चलेगा, कोई मुझे कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ठीक है, घमंड इतनी बेकार चीज है। आप चाहे कितने ऊंचे मुकाम में हो, घमंड आ गया तो सीधा चकनाचूर गाइस। तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल crushed in their life just because of their attitude। तो दोस्तों हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कल जो हमने संघर्ष किया था, ठीक है, इतना ग्राउंड लेवल से काम किया था और आज हम इतने बड़े ऊंचे हो गए हैं, तो इसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने किए हुए संघर्ष को कभी भूलना नहीं चाहिए। कल तुम भी उसी पोजीशन में थे जहां पर आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ था, आज कोई और है तो उससे अच्छा बर्ताव करो, उसको अच्छा अनुभव दो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम अच्छा कर सकते हो। तो हमारे न्यूज़ चैनल में दोस्तों ऐसा ही था कि बस चापलूसी चलती रहती थी। तो हमारे ऑफिस में यही काम चलता रहता था कि जो मालिक को जी हजूरी करेगा, सल्यूट मारेगा आते जाते, उसको वो अच्छी पकड़ देगा, बाकी सब लुल। तो ऐसे लोगों का काम धंधा चलता नहीं है दोस्तों, सबको बराबरी लेके चलना चाहिए। तो वहां पर जो ठरकी लोग थे उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी दोस्तों। वहां पर एक बुढ़ा था, बुढ़ा तो नहीं मतलब वो अधेड़ उम्र का बुढ़ा था, उसकी छोटी बेटी भी थी। अब तुम समझ लो कितना बुढ़ा था, उस टाइम तो मैं बच्ची थी। तो वो इतना हरामी था दोस्तों, मैं तो मन करता है अभी गाली दे दूं यूट्यूब पे, पर दोस्तों सभ्यता बनाए रखनी पड़ेगी मुझे यूट्यूब में। अब मैं बहू बन चुकी हूँ तो इसलिए मुझे अपनी मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ऐसी ऐसी गाली दे दूं ना, माँ कसम, कान नाक जितने छेद है ना उसके हर जगह से खून निकल जाए। वो इतना हरामी था दोस्तों। एक तो पहले वो ऑफिस में गुटखा खाता था, ठीक है, उसकी जबान हमेशा लाल ही रहती थी और सफेद बाल, ऊपर से लाल बाल। मुझे ऐसा लगता था वो गुटखा थूक के ही सर पे ऐसे करता था, इतना उसकी शक्ल देख के दोस्तों थप्पड़ पे थप्पड़ बजाने का मन करता है। कुछ लोग नहीं होते जिनका स्वभाव भी बेकार होता है और शक्ल भी बेकार होती है। कुछ लोगों की शक्ल बेकार होती है पर स्वभाव से वो इतने सुंदर होते हैं कि उनकी शक्ल ही सुंदर लगती है। वो दोस्तों उसको देख के ऐसा लगता था किसी ने खुजली वाले कुत्ते पे पानी फेर दिया हो। ठीक, खुजली वाला कुत्ता फिर भी बहुत सुंदर लगते हैं, क्यूट लगते हैं। वो दोस्तों इतना लक्कड़ बग्गा, हाँ दोस्तों वो एकदम लक्कड़ बग्गा जैसा दिखता था। तो दोस्तों पता नहीं उसको किसने बताया कि मैं गांजा पीती हूँ, दारू पीती हूँ। एक दिन आधी रात को दोस्तों मैं देखी कि सर का फोन आ रहा है। मैंने कहा आधी रात को दोस्तों मुझे लगा कि क्योंकि न्यूज़ चैनल तो 24 घंटे चलता है, मुझे लगा क्या पता कुछ इमरजेंसी हो, आई हैव टू गो।
दोस्तों मुझे फ़ोन नशे में फ़ोन कर रहा वो साला ठरकी बुढ़ा लकड़बग्गा है, कह रहा मैंने सुना है तू गांजा पीती है, पिएगी। दोस्तों मुझे इतना गुस्सा, मेरा मन किया कि मैं उसी टाइम उसके घर जाके उसकी बीवी को बोलूं कि अपने लकड़बग्गे को संभाल वरना किसी दिन चप्पल से मार खाएगा। कैन यू सी द हिम्मत ऑफ दैट गाय। ठीक है, दारू पी के किसी अपने ही कलीग को फोन करके पूछना कि नशा करेगी। और जब मैंने उसको, मैं बहुत ऑकवर्ड हो गई यार उस टाइम ना, कुछ समझ नहीं आता जब आपके साथ ऐसी चीजें होती है, क्योंकि आप, वो गधा तो था ही, ये तो मुझे पता था वो गधा का बच्चा है। ठीक है, तो उस टाइम समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उस टाइम आप जवाब नहीं दे पाते, बाद में आप सोचते यार मैं उसको ये भी बोल सकती थी, ये भी बोल, बाद में ही जवाब आते हैं, उस टाइम तो फट जाती है दोस्तों। जब उसने मुझे ऐसा बोला तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को कहने लगा कि मेरे लिए रोटी बनाएगी क्या, मेरे लिए रोटी भेज दे, मेरे को रोटी सब्जी मेरे पास है, रोटी भेज दे। उसको क्या कहने का मतलब था। तुम सोच रहे हो मुझे आधी रात को बुला रहा है नशे में, वो समझ रहे हो उसके इंटेंशन क्या है, मुझे बोलने की जरूरत है। आधी रात को आप किसी लड़की को फोन करके बुला रहे हो, वो भी नशे में, तो आपकी इंटेंशन क्या हो। ही कैन बी अ बलात्कारी, रेपिस्ट। तो सोचो ऐसे माहौल में काम किया मैंने, और मैं ही नहीं हूँ इकलौती लड़की, लाखों लड़कियां कमाती हैं और वो ऐसा माहौल देखती हैं हर टाइम। इसलिए लड़की होना आसान नहीं है, इसलिए सल्यूट मारो मुझे, हाँ नहीं तो दोस्तों ये चीजें देख के मैं बहुत झेली। फिर एक दिन मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने रिजाइन डाल दिया, मेरे हाथ में कोई नौकरी नहीं थी। फिर जितने पैसे थे दोस्तों, पहले मैं फुल घूमी क्योंकि मैं आज़ाद फील करती, क्योंकि उस न्यूज चैनल में एक छुट्टी के लिए ऐसे भीख मांगनी पड़ती थी जैसे कि मैं किडनी मांग रही हूँ उसके मालिक से। तुम खुद सोचो दोस्तों, एक लड़की जो कॉलेज के बाद बड़ी उम्मीद से कि मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा और कितनी मेहनत करेगी, आप ऐसे माहौल देखते हो। आप अभी तो मेरे में इतनी अकल है कि मैं किसी को चांटा भी मार सकती हूँ, मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं सहन भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास हस्बैंड है, मेरे पास फैमिली सपोर्ट है, मेरे पास सब कुछ है, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पर उस टाइम दोस्तों मेरे पास कुछ भी नहीं, माँ बाप से क्या बोलूँ, ठीक है, भैया दीदी से क्या बोलूँ। एक ऐसी उम्र हो जाती है ना जब आप अपने घर वालों की भी हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि वो खुद हेल्पलेस होते हैं। ठीक है, उनसे क्या, उनको फिर डर लगने लग पड़ता है। फिर तो इतनी छोटी सी थी मैं, और मैंने ऐसा माहौल देख लिया था, तो मेरा तो जॉब से ही मन उठ गया था। पर फिर भी मेरे को पैसा कमाना था, अपने पैरों में खड़ा होना था। तो दोस्तों बहुत लोग बोल रहे होंगे कि तुझे इतनी जल्दी क्यों थी कमाने की। दोस्तों हम मिडिल क्लास फैमिली, बचपन से ही हमारे माँ बाप हमें इसी वजह से पढ़ाते हैं कि कल हम अच्छा अपने पैरों में खड़े होकर कामयाब होंगे। तो ये जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है ना, हम बच्चे नहीं पूरी तो कर ही नहीं पाते, पर इसको मार भी नहीं पाते, उनको मुंह पे बोल भी नहीं पाते कि ज्यादा उम्मीद मत करो, हाँ नहीं तो तुम्हें 2 रोटी खिला दूंगी वो काफी है, ये भी नहीं बोल पाते। ठीक है, तो हम उनकी उम्मीदों में खड़े उतरने का नाटक करते रहते हैं कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आपको भी सपोर्ट कर लूँगी। हमें उनको जताना पड़ता है कि उन्होंने जितना मेहनत हमको बड़ा करने में किया है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं एक दफ़ा उनको बता देती कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है तो वो मुझे कभी अलाउ नहीं करते, उनको भी बुरा लगता है, इसलिए मैंने कभी उनसे शेयर नहीं किया। तो ये थी दोस्तों मेरी दूसरी नौकरी का छोड़ने का वजह। ठीक है, फिर मैंने बहुत सारी नौकरियां की, सेम मेरे साथ बहुत ऐसे सेम सिचुएशन हुए जहाँ पर मुझे बहुत ही गंदे लोग मिले, बहुत घिनौने लोग मिले, मेरे को इतने बेकार लोग मिले। एक जगह तो मेरे को यार एक जगह तो दोस्तों मेरे को इतना हरामी इंसान मिला भाई, वो तो मुझे अपनी पर्सनल बातें बोलता था और मैं कुछ कह ही नहीं पाती थी। वो मुझे मतलब अनशन, मैं तुमको ना वीडियो में बता भी नहीं सकती कि वो कितना कैसा बोलता था, वरना तुम मुझे बोलोगे तो सुन भी कैसे लेती थी। दोस्तों सुनना, जब आपको पता हो ना कि आपका घर इस पैसे से चल रहा है, ठीक है, आपको ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, वरना आपके पास खाने के पैसे नहीं होंगे, रहने के पैसे नहीं होंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती है। और जब शादी का डिसीजन लिया उससे 1-2 साल मैंने कुछ काम नहीं किया। मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालती थी, बट सक्सेस नहीं मिला। फिर मैंने डिसाइड किया कि शादी कर लेती हूँ। दोस्तों उम्र भी हो गई थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कर लूँगी। फिर मुझे पता था कि उसके बाद बच्चा हो जाएगा, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये भी मालूम था कि मैं नहीं कर पाऊंगी शादी के बाद, ये सिर्फ मेरा कुछ टाइम का बहाना था कि नहीं शादी के बाद कर लूँगी, अभी शादी कर लेती हूँ। पर दोस्तों माई हस्बैंड सपोर्टेड मी सो मच, माई फैमिली, हस्बैंड की फैमिली ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया मेरी वीडियोज़ को लेके। वो कभी कुछ नहीं बोलते कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, उन्होंने मुझे फुल आज़ादी दी और उन्होंने मुझे जिस तरह से रखा, फिर मैं वीडियोज़ बनाती रही और मुझे खुद पर भी बिलीव था ही कि हाँ मेरी चल जाएंगी, मैं औरों से तो काफ़ी बेटर हूँ। तो फिर मैं करती गई, तो आज मेरे पास थोड़ा बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो थोड़ा बहुत
पैसा आ जाता है तो कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि जो ऐसे फेज देखे ना मैंने अपनी लाइफ में, ऐसे सिचुएशन देखे ना, तो मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम खत्म ही हो गया था। मुझे लगता था यार कि मैं ही नहीं झेल पा रही हूँ ये सब, बाकी सब लड़कियां तो जॉब कर रही है, मेरे से क्यों नहीं टॉलरेट होता ये सब। मुझे ऐसा लगता था ये चीज़ें सहनी पड़ती है अपने प्रोफेशन में। तो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूँ, कुछ भी मेंटल हरासमेंट भी, चाहे तुम्हारा एचआर हो, तुम्हारा बॉस हो, तुम्हें काम का प्रेशर दे रहा है या तुम्हें हमेशा नीचा दिखा रहा है, या तुम्हें खुद फील हो रहा है कि यार ये बंदा मेरे साथ कुछ इसकी सही सेटिंग नहीं है, चेंज कर दो या कंप्लेन कर दो। दोस्तों कभी भी कुछ भी लड़कियों के साथ अगर ऐसा दिक्कत होता है, कोई छेड़ता है, कोई गलत बात करता है, या कोई किसी का गलत इंटेंशन है, तो डरने का नहीं। तुम बहुत एजुकेटेड हो, तुम जॉब कर रही हो, तुम अपने परिवार को छोड़ के नौकरी कर रही हो भाई, तुम अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए। अगर आज वो तुमको कुछ गलत बोलता है, कुछ गलत इंटेंशन तुम्हें लगते हैं, अगर आज तुम उसको रोकोगी नहीं ना, कल वो कुछ और हरकत करेगा, तुम्हारे साथ नहीं तो किसी और के साथ कर देगा, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी। इसलिए जिंदगी में कभी भी परेशानी नहीं झेलनी है, स्पेशली कोई भी तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें बस इतना श्योर होना चाहिए कि तुम गलत नहीं हो, ठीक है। अब इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना, नहीं मैं तो कभी गलत नहीं होता मेरे हस्बैंड की तरह। हाँ, बता दिया मैंने, उनकी लंका लगा दी कि भैया तुम भी गलत हो सकते हो। लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत हो सहना नहीं है, ठीक है। स्पेशली ये फिजिकल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, चाहे तुम्हारा एचआर हो, तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा कलीग हो, कंप्लेंट कर दो। मेरी फ्रेंड, इन फ्यूचर मैं कभी बॉस बनी ना एम्प्लॉयज की, तो मैं हमेशा लड़कियों का एक ऐसा कॉर्नर रखूंगी जहाँ पर वो खुल के बोल सकती हैं अगर उनको कुछ दिक्कत है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी बॉसेस हैं वो सब अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी यहाँ पर जो काम कर रही महिलाएं हैं वो सेफ महसूस कर रही हैं, सहज महसूस कर रही हैं, उनको कोई कंप्लेन तो नहीं है, कोई उनको ठरकी बुड्ढा तो नहीं लग रहा, कोई गुटखा खा के लाइन तो नहीं मार रहा, कोई 2 बजे फ़ोन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ का ध्यान रखना। आज के लिए इतनी ही वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ समझ आया होगा, मेरे अनुभव से कुछ सीखा होगा, और मुझे समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।